ओके, तो हमने एक बार जब थ्योरी किया था लिमिट्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी किया था, उस पे वो क्वेश्चंस किए। ये है डिफरेंशिएशन। तो हालांकि ये सब थ्योरी जब हम बैच 00 कर रहे थे एनसीईआरटी में है, तो डिफरेंशिएशन में क्या है, डिफरेंट डिफरेंशिएशन टेक्निक्स था। तो उसमें मेनली क्या था, फॉर्मूला था ना ज्यादातर। हेलो, हाँ हाँ सर, पहले थ्योरी करवा दीजिए, इसके बाद डाउट क्लास में करवाइएगा सर। हाँ, तो डिफरेंशिएशन में क्या क्या है खास, उसमें क्या क्या था, चलो एक बार मैं बता देता हूँ। हो गया सर, वो सब हो गया सर। आप जो बोल रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थ्योरी कुछ करवाना था। हाँ, तो वो तो अगला चैप्टर है। हाँ हाँ, क्या ये सब डिफरेंशिएशन कर पाओगे, ये सब निकाल पाओगे, इसमें क्या डाउट है? और सर आपने कुछ बोला था कि इसी में से कुछ लिमिट जो होगा सबको बता दिया जाएगा कुछ। हाँ, डाउट्स जो होंगे वो 10 to 11 में, जो बाकी बचे होंगे क्वेश्चंस आपके जो नहीं हुए होंगे, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। इसमें जो रह जाएगा वो बता दूंगा मैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कुछ खास थ्योरी नहीं है। एक बार देख लो फिर भी मेनली क्या था, एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ। तो मैंने जब ये बैच 1 का जो पहला लेक्चर हुआ था, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया थे कि लाइक कि लिमिट क्या है ना, कॉन्टिन्यूटी क्या है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ठीक है। सो लिमिट क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। फिर डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें देखना है, सो डिफरेंशिएशन का चलो एक बार फिर से थ्योरी बताता हूं। देखो, जो बैच 0 में थ्योरीज थी, बैच 1 में सेम थ्योरीज हैं, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट है। बैच 00 में जो क्वेश्चन था वो मैं कह रहा था आपको एनसीईआरटी से ट्राई करो, फिर उसके डाउट्स जो लोग पूछते थे डिस्कस करते थे। अभी बैच 1 में क्या है, थ्योरीज तो वही है, प्रॉब्लम आपके आईआईटी जेईई का है, ठीक है ना। अमरजीत माइक म्यूट कर लो। तो 10th वाला ही करवाओ, इसमें डाउट होगा 10th सही जगह में। हाँ वही, अमरजीत माइक म्यूट कर लो तुम बोलने के बाद। हाँ, जब बोलना हो तो अनम्यूट करना। हाँ ठीक है, क्योंकि वो आ जाएगी। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ फिर भी। तो कोई बताओ डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, एनीवन? डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है? किसी y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, डिफरेंशिएट तो करते हैं, तो वो क्या होता है? हाँ सर, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ हाँ, सिंपल, ये प्रोसेस है, सिंपल है ना। जो डेरिवेटिव, हाँ रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है। हाँ, वो सब भी आप कह सकते हो, वो थोड़े मैथमेटिकल सेंस में आ गया। वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है जो आप लोग बता रहे हो कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है, वो सब डेरिवेटिव है। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस एक्चुअली है ना, ये सिंपल एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, ये एक प्रोसेस है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, ठीक है ना, ये है। सो मतलब ये है कि जैसे एक मशीन है जिसका काम है डिफरेंशिएशन करना, ये पहले बता चुका हूं कि इसका इनपुट आपका fx है, तो इस मशीन का जो आउटपुट होगा वो f' होगा। सो ये जो f' निकल के आ रहा है वो डेरिवेटिव है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज है। तो ठीक है ना, तो ये एक प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव क्या है, तो जैसे हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx एट अ पॉइंट, ठीक है ना। सो उसमें हम, इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसको डिनोट करते हैं f' से। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंशिएबिलिटी से आता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ये है। सो अगर मान लो f डिफरेंशिएबल है पॉइंट a पे, सो इसका अजम्पशन ये होगा कि इफ फंक्शन f is differentiable at x is equal to a, then होगा the derivative
of fx at x is equal to a is given as, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव इस तरीके से डिफाइन होता है। तो इसका डेफिनेशन ये है, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, या दूसरे तरीके से लिखोगे तो h के टर्म में कुछ लोग आप देखते होंगे लिखते हैं, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन h, ये हो गया। तो ये किसी पॉइंट पे हो गया। इन जनरल जैसे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की बात होती है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे ये है, सो इन जनरल जो ये डिफाइन होता है वो ऐसे डिफाइन होता है, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो ये आपका f डैश x का जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। तो दिस इज जनरल डेफिनेशन ऑफ f डैश x या डेरिवेटिव ऑफ x, ये तो गया डेरिवेटिव। अब ऑल क्वेश्चंस है ना कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस, बट इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो उसको इजी बनाने के हमारे पास कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। तो आप लोग डिफरेंट फॉर्मूला जानते हैं कि लाइक d है ना, जैसे dfx अपॉन dx का नोटेशन है f डैश x, तो ऐसा लिखते हैं, नोटेशन है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर डिफरेंशिएशन करता हूं किसी कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगी, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं x का तो ये 1 होगी, और ये सब प्रूव किया जा सकता है पिछले फॉर्मूले से, है ना। इन जनरल डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n x की पावर n माइनस 1। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ साइन x ये हो जाएगा cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x एंड सो ऑन। इस तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको आता ही है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। पीछे जी डन, यस सर। हाँ, तो इस तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अब जैसे मुझे डिफरेंशिएट करना है बाकी ऐसे ना, एंड सो ऑन, बाकी तुम लिख सकते हो। इस तरह बहुत सारे यहाँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। फिर आता है कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सो आता है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सो रूल्स में ये पहला है सम रूल। सम रूल क्या कहता है कि जस्ट किसी टू फंक्शन को आपको अगर डिफरेंशिएट को आप u v के टर्म में जनरली जब जानते होंगे तो यहाँ जो u नोटेशन यूज किया जाता है, मान लो fx है और v जो यूज किया जाता है वो gx है। इस तरीके से आपने देखा होगा लोअर क्लास में भी देखते ना, u प्लस v का डेरिवेटिव। तो u एक्चुअली x का फंक्शन है, v जो है y का फंक्शन, सॉरी v भी x का फंक्शन है। सो u इज fx एंड v इज gx। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या करते हैं, du अपॉन dx dv अपॉन dx। तो इसका नाम है सम रूल। फिर ऐसे डिफरेंस रूल में बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो डिफरेंस रूल हो गया। फिर आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल। तो उससे पहले आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। सम कांस्टेंट टाइम u, तो k कांस्टेंट है, u फंक्शन है, सो k कैन बी टेकन आउट, ये हो जाएगा। तीसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू v, तो ये है प्रोडक्ट रूल जो आप जानते हो। सो v एज इट इज u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। फिर आता है कोसेंट रूल। ठीक, सो v स्क्वायर u एज इट इज dv अपॉन dx माइनस v एज इट इज du अपॉन dx, यही है। थोड़ा स्क्रीन स्मॉल कर दीजिए। उल्टा हो गया, एक मिनट, यहाँ पहले u का डेरिवेटिव होगा, स्क्रीन स्मॉल कर दे तो दिखेगा। ये क्या बाहर जा रहा है पहले? नहीं सर, उधर उस साइड थोड़ा बाहर हो जाए। अच्छा मैं देखता हूँ, उसको जूम कर देता हूँ। ठीक है।
नहीं बाहर जा रहा है गड़बड़ है ना, रुको। ठीक है ना, पूरा कवर हो जाएगा। सो अब ठीक है। सो तो ठीक है ना, अब सेम देख लो। तो यहाँ से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे सो ये आ जाएगा v स्क्वायर एंड मैं कह रहा हूँ v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आ गया। सो मेनली ये सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, इसको जनरलाइज कर सकते हो, आप जानते हो ऑलरेडी। ठीक है ना, अब क्या बच जाता है, कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन बचते जो हम लोग एनसीईआरटी में देख रहे थे कि जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन है कि एग्जांपल के लिए है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन। एक तो एक्सप्लिसिट फंक्शन इस टाइप का था, एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें y बराबर fx टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ डिफरेंशिएट करना आसान है कि dy अपॉन dx निकालोगे तो f डैश x आ जाएगा। दूसरा आता है इम्प्लिसिट फंक्शन, या इम्प्लिसिट फॉर्म होता है जहां पे ऐसा होगा कि f ऑफ x कॉमा y बराबर फॉर एग्जांपल 0 ले लो, यस इक्वल टू कोई कांस्टेंट। तो यहाँ टू फंक्शन कंबाइंड है, एक साथ है, तो यहाँ अलग नहीं है y। सो हो सकता है कि यू कैन नॉट राइट y इन टर्म्स ऑफ x ओनली, तो ऐसा हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू x एंड देन सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से भी आपको dy बाई dx निकालना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा रहता है कि xy प्लस साइन मान लो x अपॉन y बराबर 2 है एग्जांपल के लिए। अब आपसे बोलेगा फाइंड dy अपॉन dx, तो ये आप कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस होगा बट कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा आसान बना देता हूँ। जैसे साइन xy और यहाँ पे मान लो y हो गया, तो डिफरेंशिएट कर लो dy by dx प्लस साइन का डेरिवेटिव cos xy और xy x as it is dy by dx प्लस y as it is इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्या क्या किया मैंने, y का डेरिवेटिव फिर साइन का डेरिवेटिव cos, तो एक आगे आता है चेन रूल। यहाँ जो मैं लिखा तो मान लो पांचवा है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि टू और मोर फंक्शन कंबाइंड है। जैसे यहाँ पे है कि मान लो तुम्हारा y है f ऑफ g ऑफ x, या ऐसे लिख सकते हो u o v, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा जब आप dy by dx निकाल रहे होंगे पहले f का डेरिवेटिव होगा gx के रेस्पेक्ट में एंड देन g का डेरिवेटिव होगा। यहाँ से लिखोगे इसका मतलब है कि u का डेरिवेटिव v एज इट इज फिर v का डेरिवेटिव, तो इस तरह से रहेगा। यही बात है u, है ना। तो ये तो ऐसे समझो या ऐसे समझो, बात वही है। ओ मतलब कॉम्पोजिशन, ये FOG लिख सकता हूं उसको मैं। सो ठीक है, कॉम्पोजिशन है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। प्रोडक्ट नहीं, कॉम्पोजिशन और प्रोडक्ट अलग चीज है। u ऑफ v, है ना, तो इसी को आप ऐसे भी FOG ऑफ x या UOV लिख सकते हो, ये है। सो इसका नाम है चेन रूल। तो यहाँ जैसे चेन रूल यूज हो रहा है, यहाँ क्या यूज हो रहा है, चेन रूल। पहले साइन का डेरिवेटिव हुआ cos xy एज इट इज, अब xy का डेरिवेटिव यहाँ पे हो रहा है। सिंप्लीफाई करके dy by dx एक साइड ले आओ एंड देन आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी रिवाइज किया उनके लिए आसान होगा ये। उनको लग रहा होगा सब आता है आपको, जिन लोग एनसीईआरटी रिवाइज नहीं किया तो उनको थोड़ा मुश्किल लग सकता है। सो रिवाइज जिन्होंने कर रखा उनको आसान लगेगा, क्योंकि ये पहले भी हमने डिस्कस किया है ये सब चीजें। अब dy by dx कॉमन ले लो, सो 1 प्लस x cos xy इंटू dy by dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस y cos xy। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये था इम्प्लिसिट फंक्शन जहां पे xy मिक्स्ड है, यू कैन नॉट राइट y इन टर्म्स ऑफ x ओनली।
तो इस तरह फंक्शंस को आप इस तरह से डिफरेंशिएट dy dx निकालोगे जो कि y के टर्म में ही आएगा, xy के टर्म में आएगा। फिर और क्या था, और था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना। सो और इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होता है एमएलई निकालने के लिए। आप लोग जिन लोगों को याद हो एमएलई कैसे निकालते हैं, आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं, फिर दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, यही वहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है। लॉगरिथमिक ये होता है, लॉग जस्ट मुझे हेल्प करता है डिफरेंशिएशन को आसान बनाने में। जहां बहुत सारे टर्म्स प्रोडक्ट में हैं, तो लॉग क्या करता है, उसको अलग अलग कर देता है सम में, तो उससे डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। यही रीजन है कि जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं तो पहले लॉग लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, बट थोड़े कैलकुलेशंस लेंदी हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए जब आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालते हैं वहां पे इन्फरेंस में, तो आप लॉग लगाते हैं वहां पे। सो क्या होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसा है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ये आप ना पावर में उस तरह थीटा उटा रहता है, तो जैसे सर हाँ ये इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा हमेशा इम्प्लिसिट होगा या वो फिर वो एक्सप्लिसिट हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है उसका, वो डायरेक्ट नहीं कह सकते, वो कुछ भी आ सकता है, तो वैसा कुछ नहीं कह सकते। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में मान लो, हाँ एक सिंपल एग्जांपल जैसे होता है x की पावर x मान लो, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना यहाँ मुश्किल है, मतलब तुम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे पास, पर तुम लॉग लगा दोगे तो ये हेल्प करता है ना। तो x log x हो गया। अब डिफरेंशिएट करना आसान है, तो इसको अब डिफरेंशिएट कर लोगे तुम कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा 1/y dy अपॉन dx। सो x का डेरिवेटिव 1 log x प्लस ये हो जाएगा, तो यहां से ये आ गया। y तुम वापस रख सकते हो, हाँ हाँ वो अभी रोड साइड में है ये, तो जा रहा था। अब ये कुछ दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आज ही रांची से आया हूँ, मैं कल रात को रांची गया था, फिर सुबह वहाँ काम हो गया, मैं जल्दी आ गया, अभी जस्ट पहुंचा हूँ। तो वहाँ मैंने रूम ले लिया है, तो वहाँ नहीं होगा आवाज। तो अभी 15 तारीख से आई थिंक वहाँ क्लासेस होंगी, 15 अप्रैल से वहाँ क्लास होंगी। तो वहाँ ऐसा आवाज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वीआईपी मिश्रा कॉलेज है वो बहुत सुनसान है, वहाँ कुछ है नहीं खास, तो वहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा। ये यहाँ चूंकि भीड़ है। सो ठीक है ना, y रख दोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx आपका आ जाएगा x की पावर x एंड 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। और दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, पहला ये था। दूसरा एग्जांपल में क्या है, कई बार रहता है कि मान लो ऐसा है, फॉर एग्जांपल xy इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मान लो इस तरह से है, तो तुम इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लॉग ले सकते हो। वैसे ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो कि प्रोडक्ट है इसको और आसान बनाने के लिए यू कैन टेक लॉग एंड देन डिफरेंशिएट कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो तुम। तो लॉग ले लो तो ये फ्रैक्शन में है फंक्शन, हाँ हाँ रूट के अंदर अगर फ्रैक्शन में है फंक्शन तो हाँ वैसे भी रहते, जो आप कह रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप जो कह रहे हो कि ऐसा है, मान लो कि y बराबर रूट अंडर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, मान लो ऐसा है फॉर एग्जांपल। अब डिफरेंशिएट करना थोड़ा लेंदी हो सकता है, पहले रूट का डेरिवेटिव, फिर कोसेंट रूल, उसके अंदर प्रोडक्ट रूल, तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगा। आसान बनाने का आप लॉग ले सकते हो, तो यहाँ से log y लिखोगे, पहले तो रूट है, लॉग लगाएंगे, रूट बाहर आ जाएगा 1/2 बन के, log a अपॉन log b, तो ये log a अपॉन b, log a माइनस log b, फिर उसका प्रोडक्ट ब्रेक हो जाएगा। सो log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 3 माइनस log x प्लस 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो इजीली, तो यहाँ से देखो आसानी से आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है ना।
तो यहाँ 1/y डिवाइड dx और यहाँ डिफरेंशिएट हो जाएगा इजीली, देन सिंपलीफाई कर लो तो वैसे आ जाएगा, आगे तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये लॉगरिथमिक डिवीजन ये हेल्प करता है, ये सब एनसीईआरटी में था ऑलरेडी। और बाकी इसी में एंड में तो आई थिंक मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम ये बाद में यूज किया, इसमें यूज नहीं किया होगा। हाँ, एक आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, तो इसका कॉन्सेप्ट कई बार आपके एग्जाम में भी आएंगे। जैसे मान लो कि fx मेरा ये है, fx इज कोई मान लो फंक्शन है ax bx cx, ये फंक्शन है, ठीक है। और मान लो dx ex, so g of x, so मतलब 9 फंक्शंस है इसमें, हो सकता है sin x cos x tan x। तो यहाँ क्वेश्चन होता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट दिस, f डैश x कैसे आएगा, बताओ किसी को आइडिया है आप में से? हम को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो सेम रहेगा, उसके बाद सेकंड रो को करेंगे, बाकी दो सेम प्लस। यस, तो इट इज लाइक डिफरेंशिएटिंग 3 फंक्शन प्रोडक्ट। मान लो u into v into w होता तो हाँ सर इसका एग्जांपल अगले डाउट क्लास से हुआ था मैथमेटिकल। ओके ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट पता है ना हाउ टू डिफरेंशिएट। तो किसी एक रो को डिफरेंशिएट है, एक कॉलम को डिफरेंशिएट करो, बाकी रो या कॉलम एज इट इज, सो ऑन, ऐसे कर सकते हो। तो एक तरीका है, वैसे मान लो मैं डिफरेंशिएट करूं तो यू डिफरेंशिएट फर्स्ट रो, बाकी एज इट इज, सो बाकी को तुम कॉपी करके एज इट इज लिख सकते हो। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। देखो जैसे कोई भी थ्योरम्स का अगर आप वाई पूछोगे तो उसका आंसर होता है प्रूफ। जैसे कोई थ्योरम, मैं बहुत सारे रिजल्ट लिखूंगा क्लास में, तो जैसे आप पूछोगे वाई तो उसका सिंपल आंसर है प्रूफ। कैसे प्रूफ होगा? तो ये बहुत इजी है। तो उसके लिए आप इसको एक्सपैंड करोगे, तो जब आप एक्सपैंड करोगे ना इसको, तो मुझे बताओ कितने टर्म्स आएंगे, पहले तो ये बताओ। 3 फैक्टोरियल। तो कैसे ओपन करते हो आप इसको? 8 टाइम्स फिर दिस, सो 3 फैक्टोरियल 6 है ना। हाँ 6 टर्म, एक के साथ 2, फिर एक के साथ 2, एक के साथ 2 टर्म है ना, और 6 टर्म्स आएंगे। ईच टर्म कितने फंक्शन का प्रोडक्ट होगा? 3 टर्म्स। और आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, सो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे fx gx hx को? बताइए 3 फंक्शन के प्रोडक्ट को। तो ये आंसर है आपके क्वेश्चन का y, तो यहां से आंसर आ जाएगा। तो यही वहां पे बैकग्राउंड में हो रहा है एक्चुअली। क्या होता है बताओ इसको? हाँ हाँ, f डैश x बाकी एज इट इज, प्लस g डैश x बाकी एज इट इज, प्लस h डैश x बाकी एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो होगा क्या, जब आप ओपन करोगे ना तो 6 टर्म्स आएंगे, ईच टर्म विल बी प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स। तो ईच टर्म में आप वही लगा रहे हैं, एक को डिफरेंस बाकी एज इट इज, एक को डिफरेंस बाकी एज इट इज, तो वही चीज बाद में फिर वापस डिटरमिनेंट बन जाएगा, वो जो आंसर आएगा। इफ दैट्स व्हाई। तो प्रूफ हम देख सकते हैं, सिंपल इसका रीजन है, प्रूफ देख सकते हैं। तो ये हो गया प्लस, फिर मान लो बीच वाले को डिफरेंशिएट कर लो, d डैश x e डैश x f डैश x ax bx cx gx hx ix। ठीक है, एंड लास्ट में होगा थर्ड रो का डेरिवेटिव। सो थर्ड रो का डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास g डैश x h डैश x I dash x and ax bx cx dx ex fx। ठीक है, तो ये हो जाए, तो इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो ये बेसिक, एक बार मैंने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा दिया, जो बेसिक यूजफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ का देख लेते हैं। हाँ
पूछो। रो की जगह कॉलम में ले सकते हैं? यस यस यस, ये भी कर सकते थे हम लोग कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग रो आप कॉलम कर सकते हैं कि आप पहले कॉलम को डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी 2 कॉलम एज इट इज, प्लस सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी 2 कॉलम एज इट इज, एंड थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी 2 कॉलम एज इट इज। ये भी कर सकते हैं। तो सर फिर इसका डिटरमिनेंट लेना होगा ना? हाँ, डिटरमिनेंट तो है ही। इसकी वजह ये है कि आप जानते हो ना, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है। तो जैसे यही रो है, इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो कॉलम बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे, तो डिटरमिनेंट तो है ही ना। अच्छा, फाइनल एट द एंड आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। यस, जैसे ये एक फंक्शन है तो इसको भी खोलोगे तो कोई एक फंक्शन आया होगा ना, ये fx है, तो वैसे इसको भी खोलोगे तो फंक्शन आएगा, डिटरमिनेंट ओपन करना पड़ेगा एंड में, ये है, सिंपलीफाई करना पड़ेगा आपको, तो उससे f' मिल जाएगा। तो f' इस फॉर्म में आप तीनों को खोलना पड़ेगा। तो ये सिंगल डिटरमिनेंट था फंक्शन। जब डिफरेंस हुआ तो 3 डिटरमिनेंट्स बने, एक्चुअली 3 डिटरमिनेंट का सम बना। उसकी वजह ये है क्योंकि डिटरमिनेंट जब एक्सपैंड करते हैं तो इस टर्म 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो उस तरह से डिफरेंशिएट होता है, बाद में वही कंबाइन होकर डिटरमिनेंट बन गया। तो देखो आगे देखो, तो मैं ये कह रहा था, मान लो यही है एग्जांपल के लिए, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, लेट अल्फा विद द रिपीटेड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx बराबर 0 और ax bx cx with the polynomial of degree 3 4 and 5 respectively, then so that this is divisible by fx where prime denotes the derivative। तो 84 में आया था 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये। अल्फा रिपीटेड रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल लेके भी काम कर सकते हो। अगर आपको प्रूव करना हो, प्रूव दैट वाला, हालांकि हमारे एग्जाम में प्रूव दैट नहीं आएगा, जैम गेट में ऑप्शंस होंगे, ये प्रूव दैट वाला है क्योंकि तब सब्जेक्टिव एग्जाम जेडबल होता था। जैसे 2015 के पहले जैम भी सब्जेक्टिव होता था, तो ऐसे ही उस टाइम जेडबल भी सब्जेक्टिव होता था, तो इसलिए सो दैट है। उसने क्या किया है, देखो यहाँ पे फंक्शन तो वही है ए बी सी, एक बार अल्फा रख दिया और उस एक बार फंक्शन रख के वैल्यू रख दी, एक बार डेरिवेटिव वैल्यू रख दी, और इसकी वजह ये है क्योंकि अल्फा रिपीटेड रूट है तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर टाइप का होगा। तो fx क्या होगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर होगा, यही ना। fx क्या होगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो कहना ये चाह रहा है कि बाद में कहीं ना यहाँ बोल रहा है कि अल्फा विद द रिपीटेड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx, तो रिपीटेड रूट का मतलब क्या, बोथ रूट अल्फा ही है, तो वैसे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, तो fx इज एक्चुअली x माइनस अल्फा होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस अल्फा कॉमन निकल आएगा यहाँ से, और एक बार यहाँ से कॉमन निकल आएगा, और यहाँ से कॉमन निकल आएगा, तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि डिविजिबल हो गया fx से, fx टाइम्स सम नंबर आ गया, तो fx टाइम्स समथिंग मतलब डिविजिबल बाय fx। तो ये लॉजिक होगा इसका। या बड़ा भी छोड़ो, ये तो बाकी क्वेश्चन देख लो। जैसे ये फंक्शन y दे रखा है, आपको डिवाइड x निकालना है, ये दे रखा है डिवाइड, ये सब कर लोगे ना, ये सब दे रखा है, तो ट्राई करके देखो, और डाउट है तो बताओ। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रूव दैट, पहले प्रूव दैट उस समय आता था, ये ओल्ड पेपर है, सो प्रूव दैट आता था, बाकी तो ये वही है। यहाँ पे क्या है देख लेते हैं, 16 नंबर बताइएगा। तो 16 नंबर देखिए, 16 नंबर कह रहा है कि f कोई ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो सेटिस्फाई करे f1 1 को, f2 4 को और f3 9 को, ठीक है। तो fx ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है ना। एक्चुअली आपको रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम पता है सबको, ये 12th क्लास में था, उसके कॉन्सेप्ट कहीं कहीं यूज होंगे इसमें। बताओ, रोल्स थ्योरम पता है,
रोल्स थ्योरम भी क्लास 12 के एनसीईआरटी में चैप्टर 5 में है सब। रोल्स थ्योरम क्या होता है कि f कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a b टू r, ठीक है ना। सो f कोई फंक्शन है a b टू r और f कोई फंक्शन है डिफाइंड है a b टू r एंड ये क्या है कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए बी। देन ये कहता है, अच्छा आगे एक और कंडीशन है इसमें, सच दैट जी f of a is equal to fb, then there exists c in interval ab such that कि f dash c 0 हो जाएगी। तो ये स्पेशल केस है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। सो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या था, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें भी सिमिलर क्राइटेरिया है, बस एक कंडीशन हट जाता है। क्राइटेरिया सिमिलर ही है, बस एक कंडीशन हट जाएगा। देखिए तो यहाँ बस ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो डिफरेंशिएबल है सच दैट, तो यहां से आ जाएगा सच दैट f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। अगला आता है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम बताइए कोई। डिफरेंशिएबल है क्या? कौन सा? हाँ, DIFF का मतलब डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल शॉर्ट में लिख दिया, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है। ये देखो कहीं डाउट है तो पूछो, या कहीं क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूछो। सर वो शुरुआत में लिखा क्या है? f सबसे पहले f एक फंक्शन है जिसका डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, और जिसका कोडोमेन है r, इज कॉन्टिन्यूअस। CTS, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा मैं क्या लिखता हूँ। अच्छा। CTS का मतलब है कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट fa बराबर ab, देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ab सच दैट f dash c बराबर 0। सेम यहाँ पे है कि f ab टू r में है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस को शॉर्ट में लिख दिया CTS। सो कॉन्टिन्यूअस एट ab, ऐसे पूछ लिया करो कुछ क्लियर ना हो। डिफरेंशिएबल ऑन ab, तो यहाँ कंडीशन नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ab सच दैट f dash c fb minus fa upon b minus a। तो इसका जनरलाइजेशन ये है, इसका जनरलाइजेशन यहाँ से आता है। तो यहाँ f एक फंक्शन है ab टू r, g भी एक फंक्शन है ab टू r, और ये दोनों क्या है, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। सर लैग्रांज थ्योरम में वो कंडीशन आएगी f of a is not equal to f of b। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी है f of a not equal to f of b? एक्चुअली ये भी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, ये स्पेशल केस है ना। तो यहाँ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फिर से आप अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ है अगर fa fb इक्वल हो गया तो रोल्स थ्योरम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जनरल केस है और ये स्पेशल केस है। सो रोल्स थ्योरम जो है स्पेशल केस है मीन वैल्यू थ्योरम का। तो जरूरी नहीं है कि fa और fb डिफरेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, और सर उल्टा ही मतलब क्या होता है? उल्टा मतलब, अच्छा ये देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का। हाँ, देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। सो यहाँ लिखा हुआ ये जो है उल्टा ही है ना, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। सो ये जो देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है इसका मीनिंग है देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना। जैसे फॉर ऑल का सिंबल ये होता है उल्टा ए। सो देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ab। तो ये नोटेशन है जस्ट देयर एग्जिस्ट का। सर यहाँ c ओपन इंटरवल में मतलब क्यों रखा आपने? हाँ, क्योंकि a और b के इक्वल नहीं हो सकता, a b के बीच में ही आएगा, a और b को एक्सक्लूड करके।
सर ए और बी पॉइंट में भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एंड पॉइंट अगर होगा तो टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ कंडीशन जरूरी है कि क्लोज ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड पॉइंट पे हो सकता है डिफरेंशिएबल ना हो, जैसे आप कह रहे हो, सही है, सो हो सकता है डिफरेंशिएबल ना हो। तो यहाँ एक थ्योरम गारंटी करता है कि ए बी के बीच में सी मिलेगा। इसका अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं तो समझिए, तो ग्राफिकली ये कुछ ऐसा कहता है कि मान लो कोई भी आपका एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ फंक्शंस, तो जैसे ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, एग्जांपल के लिए मान लो, तो ये जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, f a, यहाँ x एक्सिस पे a है, और इसका ये b है x एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट है b, f b। अब आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन कीजिए, सो ये a पॉइंट है, मान लो ये b पॉइंट, तो आप लोगों को पता है क्या कि स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB यस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आप जानते होंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट है, ये लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट। अब ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या गारंटी देता है कि आपको एक पॉइंट इस a और b के बीच में जरूर मिलेगा जहां पे ये जो स्लोप है किसी टैंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा। तो आप कोई ऐसा पॉइंट जरूर ढूंढ पाएंगे जहां पे आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा ठीक से बनाना पड़ेगा। सो एक ऐसा पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे टैंजेंट आपका इसके पैरेलल होगा। सो दिस इज योर C। सो थ्योरम ये गारंटी देता है कि एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा। तो ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x इज इक्वल टू C, इसका मैथमेटिकल नोटेशन क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x इज इक्वल टू C, मैथमेटिकली क्या लिखते हैं इसको हम? f डैश c। यस, सो f डैश c। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो f डैश c है, इस लाइन का जो स्लोप है वो है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। अब सिंस बोथ लाइन आर पैरेलल, ठीक है, ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है। तो अगर टू लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप के बीच क्या रिलेशन होता है? सेम हो। हाँ, तो इसीलिए तो यही गारंटी मीन वैल्यू थ्योरम देता है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट को आप ज्वाइन करोगे ना, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो किस दो पॉइंट चूज करो जिसके बीच कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो उस बीच में जरूर एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा, ये उसकी गारंटी देता है मीन वैल्यू थ्योरम कि एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा इसमें जहां पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो वो उस लाइन सेगमेंट के पैरेलल हो जाएगी, मतलब स्लोप दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो यही गारंटी देता है आपका मीन वैल्यू थ्योरम। ऐसा एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे पॉइंट हो सकता है। यस, मैंने ग्राफ ऐसा बनाया कि एक ही मिल रहा है, बहुत सारे पॉइंट भी हो सकते हैं। अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता मान लो तो बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं, रफली इस तरह से बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं। मैंने ग्राफ ऐसा बनाया कि एक ही मिला, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मान लो यहाँ जाके यहाँ मिल जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकता है, बट एक कम से कम मिलेगा, उसकी गारंटी देता है। देयर एग्जिस्ट। हाँ, जैसे कोई नंबर है तो कोई एक ए बी के नंबर में कोई एक इनफाइनाइट नंबर नहीं मिल सकता है सर? ए बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर हाँ सर। मतलब क्या? नंबर की वैल्यू इनफाइनाइट हो या देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, तो वो ऐसा तभी होगा जब वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? 0। मेरा कहने का मकसद था कि एक ए का जगह मान लीजिए a1 डैश 2 पॉइंट है 2 और उसको 5 मान लेते 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकता है सर? हाँ, यस, तो मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ, पॉइंट तो इनफाइनाइट है, बट कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे टैंजेंट पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, ये चीज है। और इनफाइनाइटली पॉइंट तब मिलेंगे जब ये लाइन ही आपका, ये लाइन जो है ना, लाइन की इक्वेशन ही फंक्शन हो जाए, तो यही लाइन आपका टैंजेंट बन जाए, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे स्लोप इक्वल रहेगा ना। हाँ, यहाँ पे आते हैं, बताओ भाई इसका। तो ये कौची मीन वैल्यू थ्योरम कहता है, f एक फंक्शन है,
So both are continuous on AB and differentiable on AB. Then अब यहाँ टू फंक्शंस के लिए बात कर रहा है कि टू फंक्शंस है मेरे पास, दोनों कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो जरूर एक पॉइंट इस इंटरवल में मिलेगा, दोनों का डोमेन सेम है यहाँ पे. सो देन देयर एग्जिस्ट C belongs to AB such that f dash C is equal to, मतलब क्या होगा, इसका क्या कंक्लूजन होता है, f dash C upon G dash C is equal to FB minus FA upon GB minus GA. ठीक है, FB माइनस FA अपॉन GB माइनस GA. तो ये इसका कंक्लूजन है. तो ये तीन थ्योरम है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. अब जो आपने डाउट पूछा उसको सॉल्व करता हूं, उसमें यही तीनों में से कोई एक यूज होगा, एक से ज्यादा यूज हो सकता है. चलिए ट्राई करते हैं और देख लो, कुछ क्वेरी है तो पूछो अभी भी. सर कॉची मीन वाला थ्योरम थोड़ा सा समझा दीजिएगा सर, वो मतलब रेशियो क्यों लेना पड़ता है? हाँ, ये थ्योरम है, तो थ्योरम जैसे इसने कॉची ने दिया है ये, तो कॉची से पूछना पड़ेगा रेशियो क्यों लिया, क्योंकि हम इसने एक थ्योरम दिया और उसको एज इट इज हमने पढ़ा, हमें समझना है उसको, हमें चेंज नहीं करना उसको. ठीक है ना. तो ये दो फंक्शन के बीच रिलेशन दे रहा है. इसी में अगर मैं gx को x ले लूं, मान लो gx के प्लेस पे x ले लूं मैं, तो ये हो जाएगा b माइनस a और g डैश x 1 हो जाएगी. तो यही वाली थ्योरम ये बन जाएगी. इसी में fa और fb और ab इक्वल हो तो ये बन जाएगी. अब रेशियो क्यों लिया, क्योंकि कॉची ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो ये मैंने नहीं दिया कि मैं बताऊंगा रेशियो क्यों लिया. ठीक है ना. तो ये दो फंक्शन के बीच रिलेशन बता रहा है कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव है तो उसका रेशियो इस तरह से होगा. ये थ्योरम उसने दिया और हमें इस थ्योरम को यूज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना. आप बाकी इसका प्रूफ देख सकते हैं ऐसा क्यों आया फिर से, तो ये आप इसका रिसर्च पे जाकर पढ़ सकते हैं या बुक में जहां प्रूफ उसने छापे होंगे. तो मान लो किसी बुक में अगर इस थ्योरम का प्रूफ लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस ऑथर ने बुक लिखा, चाहे मान लो तुमने लोअर क्लास में के.सी. सिन्हा या आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा, इन लोगों के बुक्स पढ़े होंगे, तो उन बुक्स में कोई भी स्टेटमेंट कोई आर.डी. शर्मा, कोई के.सी. सिन्हा या कोई आर.एस. अग्रवाल का नहीं है, सबने कहीं कहीं से उठाए हैं. ठीक है ना. या कोई एग्जांपल के वीके रवायत की बुक है या कैसेला बर्गर की बुक है, उसमें भी जरूरी नहीं है. हाँ, ये हो सकता है कुछ थ्योरम्स कैसेला बर्गर के रिसर्च पेपर्स के हो या उसके अपने रिसर्च वाले हो, बट ये नहीं कि पूरी बुक उसने लिखी है. वो क्या किया, अलग अलग रिसर्च पेपर से मटेरियल कलेक्ट करके एक बुक बनाया है. ये मान लो मैं ही कोई बुक लिख रहा हूँ, तो हो सकता है मैंने जो रिसर्च की वो भी कुछ पार्ट उसका रखूं, बट ये नहीं पूरी बुक मैंने जो रिसर्च किया वही बनाऊंगा, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है ना. तो चीजें ये कि जैसे कॉची ने ये थ्योरम दिया, अब ये थ्योरम करेक्ट है, इसके बेस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसको समझना है कि ये कह क्या रहा है, ये चीज है. सर थोड़ा रोल्स थ्योरम जो है उसको ग्राफ वाइज समझा सकते हैं. हाँ, जैसे रोल्स थ्योरम में क्या हो रहा है, देखिए, तो ये बोल रहा है कि FA बराबर FB. अभी हमने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम देखा, सॉरी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम देखा, ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का एक्सप्लेनेशन था. सो यहां समझिए आप कि अभी जो है दिस लेंथ इज, इसका नाम है FA एंड दिस लेंथ इज FB. तो कॉची सॉरी जो, हाँ या क्या बोलते, रोल्स थ्योरम जो है, रोल्स थ्योरम, उसमें ये कंडीशन है कि FA एंड FB इक्वल होने चाहिए. उसमें क्या कंडीशन है, तो फंक्शन कुछ इस तरह से बनाने पड़ेंगे आपको, या मैं इधर पॉजिटिव साइड ही बना दूं, मान लो इस तरह से. सो मान लो ये A है तो यहाँ B होगा, तो ये A है ये B है. सो ये डिस्टेंस FA है और ये डिस्टेंस FB है. ठीक है. और ये जो ग्राफ है, ये अभी समझाने के लिए आपको ऐसे सिंगल ग्राफ बनाना, मोर देन 1 पॉइंट भी ले सकते हैं, मतलब मैं ग्राफ कुछ इस तरह से भी बना सकता हूं, ऐसा कुछ. तो अभी ये y बराबर fx का ग्राफ है और ये बस मैंने ड्रॉ किया इक्वल लेने के लिए, ताकि इक्वल दिखे, इसका कोई रोल नहीं है. तो ये फंक्शन है. अब क्या हो रहा है, FA का लेंथ और FB का लेंथ इक्वल है, तो ये पॉइंट है A, FA और ये पॉइंट है B, FB. ठीक है ना. तो सेम ही जस्टिफिकेशन होगी. तो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन करेंगे. सो इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे ना, तो ये किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस, क्योंकि लेंथ इक्वल है. भले आपको इक्वल ना दिख रहा हो, तो वो ग्राफ मैंने वैसे बनाएंगे, हो सकता ना दिख रहा हो इक्वल, बट ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो बताइए इस लाइन का स्लोप कितना है,
हाँ, स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। या ए बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो एफ ए और एफ बी इक्वल है एक्चुअली, तो 0 आ जाएगी। अब क्या होगा, अब ये क्या गारंटी करता है रोल्स थ्योरम कि इस ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इसके पैरेलल आएगी या एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो जैसे अब ये मान लो सी पॉइंट है, लेट्स से ये सी पॉइंट है, तो ये फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो वो होगा मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो ये एफ डैश सी है। अब ये जो हमारा थ्योरम ये कहता है कि अगर एफ ए एफ बी इक्वल है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, सो यू मस्ट गेट वन पॉइंट इन द इंटरवल ए बी सच दैट कि इसका स्लोप और इसका स्लोप मतलब इसके टेंजेंट का स्लोप, मतलब एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल आ जाएगी। तो ये तीनों एक्चुअली एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस ये और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, या कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 होता है, तो इसका स्लोप भी 0। तो इसीलिए यहां से कंक्लूजन आया ये क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी, तो एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगी। सो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी, और ये है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस या वो लाइन सेगमेंट। तो यही चीज है, इसमें केवल यही एक्स्ट्रा हो जाता है। हाँ, बस ये रेस्ट्रिक्शन है, पैरेलल हो जाता है। हाँ, ये रेस्ट्रिक्शन है कि एक्स के पैरेलल हो जाती है बस। यहाँ जनरल है, यहाँ लेंथ अनइक्वल भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल कर देना है। तो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट के स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, और ये लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट पता है, तो जब मुझे एंड पॉइंट पता है तो स्लोप ये होता है। तो ये कहता है कि ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल रहेगा, वो थ्योरम गारंटी देता है क्योंकि पैरेलल है एक्चुअली, इसीलिए। अब इसका ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें तो दो फंक्शन है ना, तो ये क्या कहना चाह रहा है, दो फंक्शन है, सो रेशियो ले रहा है ना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन कॉमन सी मिलता है यहाँ पे। सो डेरिवेटिव का रेशियो ले रहा है ना, तो होगा तो वैसे ही कि एक C1 मिलेगा एक C2 मिलेगा, जहां डिवाइड किया तो बाद में C1 C2 के इक्वल दिखा देना है, ये करना होगा। तो प्रूफ इसका देखना पड़ेगा उसके लिए, मतलब है तो वही ना कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जी डैश सी बराबर जी बी माइनस जी अपॉन बी माइनस ए पे डिवाइड किया, तो यहाँ वो जरूरी नहीं कि C1 C2 डिफरेंट भी तो हो सकता है कि एफ डैश C1 है जी डैश C2 है, लेकिन बाद में यहाँ प्रूफ जब देखोगे इसका तो वो प्रूफ किया होगा कि C1 C2 कैन बी इक्वल, मतलब तुम एक प्रूफ कर सकते हो कि वो इक्वल होंगे, एटलीस्ट वन केस ऐसा बनेगा जहाँ इक्वल होगा, तो इसलिए इसने कॉमन सी कंसीडर किया है यहाँ पे एफ डैश सी और जी डॉट सी में। तो थ्योरम है, तो इसके लिए आपको प्रूफ देखना पड़ेगा फिर कि ऐसा क्यों हुआ। इसको नहीं वो सिंगल वेरिएबल का समझाया, दो वेरिएबल ग्राफ बनाना पड़ेगा दोनों का, एफ जी तो ये प्रूफ देखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन देखो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे वो देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, सी दिस क्वेश्चन, ये 16 नंबर। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बाकी ट्राई करके और डाउट के लिए तो हमेशा वेलकम है। तो ये क्या कह रहा है कि f कोई ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जहां f1 1 है, f2 4 है, f3 9 है, ठीक है। सो पहले तो इस पे आओ, तो f डबल डैश x 2 होगा और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिख दिया, ठीक है। नहीं यार तो नहीं होगा, यहाँ इसने कुछ गड़बड़ किया है कल वो लिखने में, जैसे ये 1 3 कह रहा। चलो तो बताओ, देखो ध्यान से। सो f1 और f2 के बीच तुम लगाओ, f1 और f2 में लगाओ मीन वैल्यू थ्योरम। सो देयर एग्जिस्ट c1 बिलोंग्स टू 1, 2 सच दैट, तो ये जस्ट नोटेशन है, ठीक है ना। ये क्या लिख रहा हूं मैं, देयर एग्जिस्ट c1 बिलोंग्स टू 1, 2, तो इन दोनों में लगा रहा हूं मैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्या होगा यहाँ, सच दैट
एफ डैश C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मैं इस इंटरवल में बात कर रहा हूँ, तो वहां था C बिलोंग्स टू AB, तो क्या होता था फॉर्मूला मीन वैल्यू थ्योरम का, f of 2 minus f of 1 by 2 minus 1। यस, f of 2 minus f1 upon 2 minus 1। सिंपलीफाई करो, f2 कितना है 4, f1 कितना है 1 अपॉन 2 minus 1 1 3, तो f डैश C1 बराबर 3 हो गया। ओके, अब अगर तुम लगाओ 2 3 के बीच, चलो 2 3 के बीच अप्लाई करो, देयर एग्जिस्ट C2 बिटवीन 2 3 सच दैट f डैश C2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, है ना, तो f3 माइनस f2 अपॉन 3 माइनस 2, तो ये 5 आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट से ये वाला एक तो आ गया कि बोल रहा है ना फॉर सम, देखो फॉर सम का मतलब है देयर एग्जिस्ट ही होता है, कहीं सम लिखा हो ना तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, कि कहीं ना कहीं फॉर ऑल अलग हो गया, फॉर ऑल मतलब एवरी एक्स, तो फॉर सम है ना SOME है। यस ऐसे तो हो सकता है, जैसे कहने का मतलब दो बार डिफरेंशिएबल हो रहा है, जैसे कोई फंक्शन मान लेते हैं, जैसे fx को कोई फंक्शन मान लेते हैं x स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट दो बार ट्वाइस करने को ऐसा नहीं हो सकता है सर? कर सकते हैं, मानो ऐसा कोई फंक्शन तो भी हो जाएगा, ऐसा कोई फंक्शन मानो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी कर सकते हो। तुम बताओ ऐसा क्या फंक्शन है, पहले बनाना पड़ेगा तुम्हें, तब चेक कर सकते हो, तो वो भी तरीका है, उससे भी हो जाएगा, वो भी मैं कर बताता हूँ, उससे भी हो जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड है कैसे तुम सोचते हो उसके हिसाब से। डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लेने से हो जाएगा। एक मिनट, हाँ भाई अलका क्या पूछ रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर ही होगा। कहाँ पे फंक्शन? अच्छा वो दिख तो रहा है, यस वैसे ही दिख रहा है वो, हाँ 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, इसका मतलब fx बराबर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज वन काइंड ऑफ एग्जांपल। हाँ तो इसके लिए सिंपली तुम वेरीफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे f डैश x आ जाएगा तुम्हारा 2x और f डबल डैश x आ जाएगा 2। तो देखो जैसे कहा f कोई ट्वाइस डिफरेंशिएबल है सैटिस्फाइंग दिस, तो x स्क्वायर इज सुटेबल एग्जांपल, तो x स्क्वायर के लिए जो मतलब किसी फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, x स्क्वायर भी एक सुटेबल एग्जांपल है, तो x स्क्वायर के लिए भी सेम रूल चलेगा। तो बोल रहा है डबल डैश 2 होगा, ये सही बात है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, आई थिंक दिस इज फाइन। लेकिन ये तो x स्क्वायर रखा तब हुआ ना, कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है नहीं, फिर कैसे चेक करोगे? हाँ फिर डबल डैश f डैश x 5 हो जाएगा, फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 3, यस क्या ले लोगे 2.5 ले लो, तो 2.5 रख के देखो यहाँ पे फॉर सम मतलब देयर एग्जिस्ट, तो 2.5 रखूंगा x को मैं तो 5 हो जाएगी, ये भी ट्रू है। डबल डेरिवेटिव 5 हो सकता है क्या? डबल डेरिवेटिव 5 होगा कभी भी नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया, डबल डेरिवेटिव 5 नहीं हो सकता कभी भी। फिर बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x इन 1 3 सच दैट f डबल डैश 2 हो जाए। हाँ ये तो हो जाएगा है ना, f डबल डैश किसी के लिए तो ये हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो ये 2 ऑप्शंस कैसे करेक्ट हो रहा है बताओ? वही समझ नहीं आ रहा था, अगर हमने x स्क्वायर लेकर मान बनाया था तो ये x स्क्वायर का स्पेशल केस हो गया ना। सर वो डायरेक्ट कुछ बोल सकते हैं क्या, जो C1 C2 से क्या डबल डेरिवेटिव बोल सकते हैं कुछ? C1 C2 से डबल डेरिवेटिव, हाँ मतलब f प्राइम C2 माइनस f प्राइम C1 बाय C2 माइनस C1। रुको तो यहाँ से आएगा, अब देखो देयर एग्जिस्ट C3 बिलोंग्स टू C1 कॉमा C2 सच दैट f डबल डैश C3 बराबर क्या हो जाएगा, f डैश C1 माइनस f डैश C2, f डैश C2 माइनस f डैश C1 अपॉन C2 माइनस C1, ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 2 होगा, 2 बाई क्या होगा C2 क्या होगा? ओ तो एक काम करो, फिक्स कर लो C1 C2 को, तो इसने कहा है ना 1 2 के बीच में और 2 3 के बीच में है, तो 1.1 सर वैसे तो 1.5 और 2.5 वो तो ठीक है, लेकिन एक मिनट, हाँ if it is twice differentiable function satisfying this, तो एग्जांपल x स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन x स्क्वायर के लिए डबल डेरिवेटिव 5 कैसे आएगा?
डबल डेरिवेटिव 5 तब अच्छा 1 3 पे चेक करो, 1 मिनट रुको। इस पे आने से पहले मैं एक काम करता हूँ, आप यहाँ पे आओ, बताओ ये जो है देयर एग्जिस्ट C3 बिलोंग्स टू 1 3, तो क्या होगा सच दैट f डैश C3 बराबर क्या बन जाएगा, 1 3 की बात कर रहा हूँ, तो 9 माइनस 1/2 है ना, तो ये 4 आ गया। ओके सो 3 5 4 और मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव के लिए हमें चेक करना पड़ेगा so there exists at least one x belongs to 1 3 जहां डबल डेरिवेटिव 2 हो जाए। तो x square is one of the example but x square is वो false पक्का करेगा, true की गारंटी नहीं है। b आउट हो गया। सर मतलब कोई मतलब एक्स स्क्वायर ही केवल एक फंक्शन हो जो ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर सकता है, या कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं कोई दूसरा भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए कोई हो सकता है दूसरा भी। बाय एग्जांपल एलिमिनेशन को मतलब और एक बार ठीक से बोलेंगे कि ऐसे एग्जांपल लेंगे लेकिन सेटिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उससे हम ठीक को गारंटी नहीं दे सकते, पर फॉल्ट को मतलब जो फॉल्स है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। हाँ लेकिन दूसरा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा ना उसके लिए। एक्स स्क्वायर एक एग्जांपल है, और ऐसा नहीं एक्स स्क्वायर अकेला ऐसा एग्जांपल होगा, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। तो क्योंकि इसने बस इतना ही कहा ना कि 1 2 3 पे है, तो मान लो एग्जांपल के लिए तुम्हें मैं एग्जांपल अगर दूं तो एक्स स्क्वायर यूनिक फंक्शन नहीं है, इसलिए एग्जांपल डिस्कार्ड की गारंटी देगा। देखो एग्जांपल ये गारंटी दे रहा है कि दूसरा वाला ऑप्शन फॉल्स है, इसकी गारंटी है, लेकिन 1 3 की गारंटी ट्रू की नहीं दे सकता। एग्जांपल कभी भी ट्रू की गारंटी नहीं देगा, फॉल्स की गारंटी देगा। मतलब एक एग्जांपल एनफ है फॉल्स कहने के लिए, तो यहाँ हम ट्रू नहीं कह सकते। इस एग्जांपल से C और A ट्रू आ गया, तो इसका मतलब ट्रू हो गया। ये एग्जांपल ने क्या किया, B को फॉल्स कर दिया फॉर श्योर, तो B आउट रहेगा। अब आप क्या करो, जैसे एग्जांपल के मैं बोल रहा हूँ कि 1 पे 1 है ना, सो 1 पे वैल्यू 1 है और 2 पे वैल्यू 4 है, 3 पे वैल्यू 9 है ना, मान लो कुछ इस तरह से। तो ऐसा कोई फंक्शन आप ढूंढ सकते हो, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई फंक्शन ऐसा रहा हो जो ऐसा घूम के ऐसे जा सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि क्योंकि 3 पॉइंट कोई तो सेटिस्फाई करना है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है फंक्शन। ये है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, मैंने फंक्शन सर x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट ले ले तो नहीं, लेकिन f1 1 कैसे आएगा फिर, एक्स स्क्वायर नहीं, कुछ ऐसा होगा एक्स क्यूब माइनस समथिंग उस तरह से कुछ, या ऐसा ढूंढना होगा 3 सेटिस्फाई कर ले। अच्छा एक मैं बना कर दिखाता हूँ, रुको, अगर मैं ट्राई करूं कि so f1 minus 1, f2 minus 4 and f3 minus 9, जैसे अगर मैं बनाऊं, चलो एग्जांपल के लिए देखो, fx है ax क्यूब प्लस bx, अच्छा bx स्क्वायर प्लस cx, तीन ही कंडीशन है यहाँ पे। तो 3 कंडीशन यूज करेंगे तो बाकी 0 हो जाएगा। तो जब फंक्शन ढूंढना हालांकि मुश्किल काम है, तो दूसरा ट्रिक लगा सकते हैं। तो इसने बोला देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x इन 1 3 जहां f डबल डैश x 2 होगा। तो यहाँ तो मिल रहा, बट क्या हमेशा ऐसा होगा, क्वेश्चन ये है कि क्या डबल डेरिवेटिव हमेशा 2 होगा, इसकी गारंटी है 1 3 में, 1 3 के बीच में डबल डेरिवेटिव 2 हो, मतलब फंक्शन डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, तो कनकेव अप, तो जरूरी थोड़ी कनकेव अप हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर कनकेव अप है, तो मुझे लगा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसीलिए है, देखो मैं यहाँ समझाता हूँ तुम्हें क्यों, कि ऐसा हो सकता है कि फंक्शन ये ऐसा है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। तो यहाँ समझे जरा क्या हुआ, अभी फंक्शन कनकेव अप है, ये कनकेव डाउन है, ये कनकेव अप है,
तो ऐसा भी कोई फंक्शन हो सकता है, मतलब इन तीनों से पास कर रही है, 1 1 से 2 4 से 3 9 से, और ये कहने का मतलब है पॉजिटिव। इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव जो पॉजिटिव हो, इसका मतलब गारंटी तरह कनकेव अप ही होगा। मतलब अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ का शेप ऐसा ही होगा जिस भी इंटरवल पे है। मान लो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i बोल रहा है, तो i इंटरवल पे ग्राफ का शेप ऐसा ही होगा, पॉजिटिव है तो यही कहना चाह रहा ना कि अच्छा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x ओ, तो मैंने तो ऐसा ले लिया ना, एक बोल रहा है, पूरा नहीं बोल रहा ना, एटलीस्ट वन x, तो यहाँ पे तो एटलीस्ट वन मिल ही गया। तो क्वेश्चन है क्या ऐसा होगा जहां पे, तो ऐसा अगर फंक्शन बना दे कोई जहां पे कनकेव अप हो ही ना, इस तरह का फंक्शन मिल जाए, लेकिन डिफरेंशिएबल होने चाहिए, तो डिफरेंशिएबल कब होगा? ओके, वरना ऐसा बनाएंगे तो डिफरेंशिएबल ही नहीं रहेगा। जो मैंने बनाया अभी, तो ये कॉर्नर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा 2 पे, लेकिन इसने कहा है डिफरेंशिएबल है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अच्छा मुझे ये लग रहा है कि ये वाला फिर गलत होगा, फिर a1 गलत होगा, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी। अगर मैं ऐसा लेता हूँ फंक्शन तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, लेकिन इसने कहा हुआ है कि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ई में कोई थ्योरम हो सकता है क्या? हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, हो सकता है थ्योरम भी। तो f'3 माइनस f'1 अपॉन 3 माइनस 1, f'3 कितना होगा? बट मुझे है ना ऐसा लग रहा कि 1 3 में तो हो जाएगा, 1 3 में चूंकि अटेन कर रहा है ना ये, और डिफरेंशिएबल है, पूरे r पे जरूरी नहीं है। इसने कहा क्या है, इसने देखो यहाँ क्या कहा है, मैं इसकी बात करता हूँ, इसने कहा f डबल डैश, मैं जो ग्राफ बनाया था वहीं पे आता हूँ वापस। मैंने क्या बनाए थे कि यहाँ पे 1 से 1 ऐसा जा रहा है, 2 पे 4 होना चाहिए ऐसा है मान लो, और फिर यहाँ पे चला गया 9, 3 पे 9, समझो। तो ये क्या है, कनकेव डाउन है, इसका शेप ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये कनकेव डाउन है। तो अगर ग्राफ का शेप ऐसा हुआ जो कि 1 पे 1 है, 2 पे वैल्यू 4 है इसकी, ये 2,4 है, 3 पे 9 है, 3,9, तो ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, ये चूंकि क्या कह रहा है, एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां डबल डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट इस बीच में जहां कनकेव अप ग्राफ हो। अब ये क्या कह रहा है फर्स्ट वाला कि डबल डेरिवेटिव 2 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है पूरे r पे, मतलब पूरे रियल नंबर पे ग्राफ का शेप ऐसा ही होगा, इसकी गारंटी है। तो गारंटी तब है जब सिर्फ x² लोगे, बट x² इज नॉट अ यूनिक फंक्शन सैटिस्फाइंग दिस, देयर विल बी इनफिनिटली मेनी फंक्शन, इनफिनाइट फंक्शन हो सकता है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, इनफिनिटली मेनी। तो जैसे ये भी एक एग्जांपल है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखना पड़ेगा। तो ये पूरे r पे कनकेव अप नहीं है, देखो इस बीच में कनकेव डाउन बनाया मैंने, ये जो 2 और 1 और 2 के बीच जो ग्राफ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कनकेव डाउन है, तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा। अब तुम ऑफिशियल आंसर की देख सकते हो, उसमें सी ही करेक्ट दिया होगा, चेक करो, ठीक है, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ क्या है, यहाँ फॉर ऑल वर्ड यूज्ड है और यहाँ देयर एग्जिस्ट यूज्ड है। सो देयर एग्जिस्ट का मतलब है एक पॉइंट मिल गया तो काम हो जाएगा, फॉर ऑल का मतलब है पूरे रियल नंबर पे, तो वो प्रॉब्लम है फॉर ऑल का, क्योंकि जैसे मैं शुरू में बनाया था यहाँ कनकेव अप है, यहाँ कनकेव अप है, तो 1.23 के बीच में जरूर मुझे मिल जाएगा जहाँ कनकेव अप है, तो f' पॉजिटिव है। लेकिन अगर हर रियल नंबर के लिए तो ये ट्रू तब होगा जब x² लोगे, बट x² इज नॉट द यूनिक एग्जांपल, देयर आर इनफिनिटली मेनी अदर देन x²। तो जैसे x² किसी ने लिया तो ट्रू आ गया, तो ये गलत। तो इसीलिए कहने का मतलब ये कि पहला ऑप्शन ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ इस तरह का भी हो सकता है। x² इज वन ऑफ द एग्जांपल, दैट इज ओके, x² वन ऑफ द एग्जांपल है, दैट इज गुड, बट एक्चुअली एग्जांपल कभी ट्रू होने की गारंटी नहीं देगा, एग्जांपल फॉल्स होने की गारंटी देता है। तो ये एक सुटेबल एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो ये तुम्हें समझना है यहाँ पे जब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एक एग्जांपल के लिए अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स होगा, सो दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट। तो मैंने वो थ्योरम हालांकि यूज नहीं किया, थ्योरम यूज कर सकते थे ना, थ्योरम f' को 5 लाने के लिए ये तो मिल गया, f' 5। ठीक है भाई, जिनका डाउट था ठीक हुआ, देखो
बताओ इसमें कुछ पूछना है डिफरेंशिएशन में यहाँ पे, जिन्होंने ट्राई किया हो एटलीस्ट। ये सेक्शन 8 वाला जो है, अगर ट्राई किया है, देख के मन कर रहा पूछ लेते हैं। ट्राई की थी सर। बाकी 12 किया आपने? तो आपने ट्राई किया sec of tan inverse x divided dx निकाला है? कौन सा सर? 13 वाला? नहीं 13 के पहले मैं 12 पूछ रहा हूँ, क्या आपने 12 किए हैं सॉल्व? हाँ सर। क्या आंसर आया आपका? और कैसे किया बताइए? सर वो एक्चुअली सेक का डेरिवेटिव लिया, फिर क्या होता है सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? वो सेक का डेरिवेटिव sec x tan x होता है। ठीक है। तो वो हुआ था, वो tan इनवर्स x को y ले लिया, फिर मतलब z ले लिया, तो sec x sec z tan z, और फिर वो sec इनसाइड tan इनवर्स, फिर वो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव किया। और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 plus x। हाँ ठीक, देन उसके तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो, और फिर उसके बाद सर x इक्वल टू 1 पुट किया। फिर क्या आंसर आया? हाँ क्या आंसर आया आपका? सर मेरा आंसर याद नहीं है सर, ठीक थी सर इसका आंसर किया आपने, याद नहीं, कोई बात नहीं। चलो तो 13 में क्या है? 13 में आपने क्या अप्रोच लगाया, क्या बोल रहा है ये कि gx है log fx है, fx ट्वाइस डिफरेंशिएबल पॉजिटिव फंक्शन है 0 से इंफिनिटी में। इस तरीके से है कि f ऑफ x प्लस 1 लूंगा तो x fx हो जाएगा। so f ऑफ x प्लस 1 x fx हो जाएगा। तो बताओ फॉर n बराबर 1 2 3 डॉट 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 g डबल डेरिवेटिव n प्लस हाफ माइनस g डबल डेरिवेटिव हाफ किसके इक्वल आएगा? तो फिक्स कर दो n की कुछ वैल्यू। हेलो, हाँ जी। 12 का एक और मेथड है, तो मतलब लेते जाएगा वैसे सर, जैसे हम ऐसे y बराबर tan इनवर्स x को थीटा लिख सकते हैं, चाहे x भी लिख सकते हैं सर उसको। वो थोड़ा सिंपली पड़ता है सर। हाँ सेक को tan के टर्म में लिख लो। सेक थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ तो रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो y इज एक्चुअली रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। यस ऐसे अच्छा मतलब डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, वो तो अपने तरीके से कर लो, कोई बात नहीं। पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं 13 में। देखो 13 पहले तो इन्होंने बताया कि g जो है log fx है। सर वो जो f ऑफ x प्लस 1 इंटू g इंटू x fx है, तो वही कंडीशन बोल देंगे तो बाकी कर लेंगे। हाँ तो ऐसा कोई फंक्शन बताओ जहां x को x प्लस 1 रखने पे x टाइम fx हो जाए। कोई बताओ भाई ऐसा फंक्शन। एक्सपोनेंशियल ले लें, जैसे fx तुम अगर लोगे e की पावर क्या लूं? मुझे x टाइम fx बनाने हैं। x fx चाहिए ना, सो f ऑफ x प्लस 1 हो जाए x टाइम fx हो जाए। सर x स्क्वायर बाय 2 fx को, तो उससे क्या आएगा? x स्क्वायर बाय नहीं सर fx को नहीं, e रेज़ टू x स्क्वायर बाय 2। अच्छा एक मिनट, तो ये f ऑफ x प्लस 1 है, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर बाय 2 किसको कंसीडर करना है? इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो
कोई बात नहीं, देखो आगे तो फैक्टोरियल फंक्शन हो सकता है, फैक्टोरियल बना सकते हैं, यस। तो अगर फैक्टोरियल बनाएंगे आप तो ऐसा हो सकता है कि f ऑफ x प्लस एफ एक्स अगर आप लेते हो x माइनस वन फैक्टोरियल है ना, सो f ऑफ x प्लस वन क्या हो जाएगा, x फैक्टोरियल, तो x टाइम x माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। सो x इंटू एफ एक्स, करेक्ट। तो ये एक वर्क कर सकता है, फैक्टोरियल फंक्शन है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, x माइनस वन फैक्टोरियल। हाँ तो डोमेन यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए फैक्टोरियल तो सिर्फ नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है ना, तो मुझे फैक्टोरियल लिखने के बजाय मुझे वो ऐसे लिख देना है, उसको क्या लिख देना है कि समझ लो ना, फैक्टोरियल ही है, मतलब मीनिंग वही है समझ लो, या पूरा प्रोडक्ट लिख लो। अगर एफ को में तो डिफाइन नहीं होगा ना, अरे मैडम अब डिफाइन हो जाएगा, x माइनस वन एक्स माइनस टू अप टू वन, अब डिफाइंड है, ये मेरा फंक्शन है। सो एफ एक्स प्लस वन क्या होगा, एक्स माइनस वन अप टू वन, तो आप 1 2 3 अप टू x माइनस वन है एफ एक्स। सो एफ एक्स प्लस वन, एक्स को x प्लस वन रख देना है, तो x फिर x माइनस वन एंड सो ऑन, तो 1 तक ही जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। हाँ बोलो सर, यहाँ पे बोला है कि फंक्शन डिफाइन ऑन 0 टू इनफाइनाइट, तो हम तो ऐसे डिफाइन, मतलब फैक्टोरियल फंक्शन तो हम रियल नंबर्स पे डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं, तो फैक्टोरियल मैंने कहाँ लिखा है, मैंने फैक्टोरियल लिखा ही नहीं, ये तो 1 2 3 अप टू x माइनस वन है, फैक्टोरियल हटा दिया। जस्ट एक मेरा फंक्शन है 1 2 3 अप टू x माइनस वन, यहाँ फैक्टोरियल कोई रूल ही नहीं यूज कर रहे हैं। अगर तुम्हें 1/2 रखना, 1/2 पे भी कोई वैल्यू आ जाएगी, या 1/2 के लिए 0 डिफाइन कर दो, तो इस तरह से ये वैल्यू एक्चुअली हम किस पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हाँ अगर 1/2 पे भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन 1/2 पे क्या लोगे, एफ एक्स एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफाइंड है 0 से x पे। हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी एफ एक्स को, बिना एफ एक्स का ही काम करते हैं, देखो तो भी हो जाएगा। अभी ये हमारे पास है, और gx क्या है मेरे पास, gx है log fx, gx क्या है तुम्हारा, log fx। तो पूछा क्या है तुमसे, g डबल डैश, अब n बराबर कोई नंबर इसने फिक्स कर दिया, तो n को कुछ फिक्स कर लो, इसने कहा ना n को कोई नंबर फिक्स किया, n 1 2 3, तो अभी मैं अगर n को कुछ फिक्स कर दूं, फॉर एग्जांपल n को मान लो मैं 1 ही रख देता हूं, तो क्या होगा, लेट्स से कैपिटल N को मैंने अभी 1 रख दिया अभी के लिए, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, तो मान लो 1 रख दिया। तो पूछ रहा है आपसे ये G डबल डैश 1 प्लस 1/2, मतलब 3/2 माइनस G डबल डैश 1/2 किसके इक्वल आएगा, बताओ। तो यहां से क्या कर सकते हो तुम, हमें इन दोनों को यूज करने हैं, वी हैव टू यूज दिस। तो g डैश x तुम्हारा क्या आएगा, g डैश x आएगा f डैश x अपॉन एफ एक्स। ओके देखो, सो यहां से तुम अगर सॉल्व करोगे, सो g डैश x विल बी, यहां सॉल्व करो क्या आएगा, यहां से g dash x is f dash x upon fx, g डबल डैश x क्या होगा, तो इसको क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ेगा, सो ये fx स्क्वायर हो जाएगा, f डबल डैश x इंटू fx माइनस
एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, यही बनेगा। अब क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे, और यहां से तुमसे अगर मैं पूछूं कि एफ डैश एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, सो एफ डैश एक्स प्लस वन हो जाएगा एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, यही ना। ओके इसको डिवाइड कर दो तुम, सो यू डिवाइडेड बाई, यहाँ अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं मैं तो ये बनेगा ना एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस ये बनेगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहां से, सिंप्लीफाई करो तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं एफ एक्स से, मान लो तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अच्छा मुझे एक्स बाद में एन को 1 रखना है, ओ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है वो पुट कर देंगे, यहीं से आ जाएगा एक्चुअली। देखो तो यहां से अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकाल दूं मान लो x प्लस 1 का, तो क्या बनेगा, तो यहाँ f डैश x और यहां से क्या आएगा तुम्हारा प्लस फिर f डैश x आगे प्लस, मतलब पहला तो f डैश ऐसी चीज x का डेरिवेटिव और यहाँ x डबल डैश x ऐसा बन गया। चलो अब आप fx से डिवाइड कर दो इसको, fx से डिवाइड करो क्या बनेगा आपका ये, तो व्हेन यू डिवाइडेड बाय fx, तो यहां से अगर तुम डिवाइड करते f डैश x प्लस 1 अपॉन मान लो f ऑफ x प्लस 1 में कर दूं, तो ये क्या बनता है यहाँ पे fx और f ऑफ x प्लस 1 किसके इक्वल है, f ऑफ x प्लस 1 इक्वल है आपके x fx के, और आगे आ जाएगा प्लस x f डैश x अपॉन में x fx, तो ये कितना बच गया, ये fx कट गया यहाँ पे, सो 1 बाई x प्लस यहाँ x कट गया, सो f डैश x अपॉन fx। देखो ध्यान से f डैश x प्लस 1 अपॉन f ऑफ x प्लस 1, तो ये आपके पास ये बन के आया। इसको कहीं ना कहीं तुम देखो उसके टर्म्स में, नाउ सी यही चीज यहां करो, नाउ यू डिवाइड बाई, इसको f डबल डैश x प्लस 1 है, इसको डिवाइड करो तुम f ऑफ x प्लस 1 से, तो f ऑफ x प्लस 1 किसके इक्वल है, x fx के, तो यहां पुट करो x fx क्या है, सो f डैश x यहाँ 2f डैश x यहाँ अपॉन में x fx है प्लस x f डैश x अपॉन x fx, तो यहाँ x x कैंसिल हो गया, बचा क्या देखो ध्यान से, ठीक है। देखो अब इनको तुम्हें कंबाइन करना है तो इससे आंसर आ सकता है, तो यहां तुम्हें उसके साथ कंबाइन करना है, तो कंबाइन करोगे तो मिल जाएगा, ये मे बी एडवांस वन में क्वेश्चन हो, सो यहां से अगर तुम कंबाइन करो तो यहाँ n प्लस हाफ का क्या मतलब है ना, n को हम और रखा
तो 1 प्लस हाफ का क्या मतलब, ये हमारे पास आया हुआ है g डबल डैश x, ठीक। ये देखो g डबल डैश x यहां से आया हुआ है। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं यहाँ पे, तो एक मिनट ये भी लिख देता हूं मैं, f डबल डैश x प्लस 1 f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन x f डैश x अपॉन fx। ये भी यूज कर सकते हो यहां से चाहो तो वैल्यू, ये भी आ जाएगी, नहीं तो अभी रहने दो, प्लस f डबल डैश x अपॉन fx। चलो इसको यूज करो, यहां देखो। एक अब देखो मेरे पास कितने इक्वेशन यूज करने को है, एक तो मैं ये यूज करूंगा, दूसरा मैं ये यूज कर सकता हूं दिस। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे डिफरेंस लेना है उसका। किसका डिफरेंस लेना है, ये पूछा था ना हमने, g डबल डैश n प्लस हाफ माइनस दिस। तो मैं कर रहा हूं क्या, g डबल डैश 3/2 जो कि था 1 प्लस 1/2 माइनस g डबल डैश 1/2, यही चाहिए। तो यहां से लिखो इसको यूज करो। तो g डबल डैश 1 प्लस 1/2 क्या होगा, f डबल डैश 1 प्लस 1/2 अपॉन f ऑफ 1 प्लस 1/2 माइनस f डैश 1 प्लस 1/2, ये आ गया। अब ये तो हो गया तुम्हारा डबल डैश वाला, इसका होल स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कर रहे हो तुम g डबल डैश हाफ, तो इसी चीज को माइनस करो हाफ रख के, तो हाफ रख के माइनस करोगे f डबल डैश हाफ अपॉन f ऑफ हाफ, तो ये प्लस हो जाएगा f डैश हाफ अपॉन f ऑफ हाफ पूरे का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को रिलेट करके इन दोनों से क्या आंसर आएगा, तो यहां से तुम्हें कुछ मिल जाएगा, चेक करो। इसका डिफरेंस देखो, f डैश, अच्छा डबल डैश है ना, तो ये डबल डैश x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस डबल डैश का डिफरेंस किसके इक्वल है, देखो इसका और इसको इधर बुला लो ना, ये चीज और इसको इधर बुला लो, डिफरेंस क्या बनेगा, 2/x f प्राइम x by fx। ठीक है ना। तो देखो मैं किसका बोल रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस जो है इसको तुम क्या लिख सकते हो, यहां से चेक करो, 2 into f dash 1 by f1। सो आ जाएगा 2 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी है वहां पे, यहाँ पर 1 होगा, 1/2 है। रुको कहाँ खोए हो, देखो ध्यान से, एक मिनट, 1/2। हाँ 1/2, ठीक है ना, इसको कंपेयर करो ठीक से। सो x प्लस 1 है ना, तो x 1/2 है एक्चुअली, तो x यहाँ 1/2 है, तो 2 अपॉन x है ना, तो यहाँ 2 अपॉन 1/2 इनटू में, तो ये 1/2 एक साथ है, और यहाँ बचा f डैश x अपॉन fx। सो मतलब f डैश 1/2 अपॉन f 1/2, तो ये दो टर्म सिंप्लीफाई हो गया। अब बाकी टर्म को लिखो एक बार ठीक से, तो बाकी टर्म a प्लस बी a माइनस बी हो गया, तो इसका यूज हो जाएगा। देखो अब यहां से आ जाएगा, यूज हो जाएगा, ठीक है। देखो तो आगे क्या होगा, अब इन दोनों टर्म को एक साथ लाओ, अभी इन दोनों टर्म का हमने वैल्यू निकाल दी, ये आया, इन दोनों टर्म को एक साथ। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो अगर मैं प्लस कर देता हूं अभी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, मतलब दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, या उल्टा कर सकते हो, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये तो आ गया इसकी वैल्यू, माइनस कॉमन लिया, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा f डैश 1 प्लस 1/2 अपॉन f ऑफ 1 प्लस 1/2 माइनस, मैं क्या कर रहा हूं समझो तुम लोग। सो मैं एक्चुअली इसे कम नहीं कर सकते, सो मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूं, तो a प्लस बी a माइनस बी, से हो जाएगा f डैश 1/2 अपॉन f ऑफ 1/2 इनटू में a माइनस बी a प्लस बी, तो यही चीज प्लस में लिख दो, राइट द सेम थिंग इन प्लस, यही चीज यहां प्लस में लिख दो। चलो भाई, अब इसकी वैल्यू देखो ध्यान से, ये समझो क्या है, इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी, हाँ प्लस भूल गए, प्लस। अब आप यहां देखिए, सो ये देखो इसका डिफरेंस लो, कहां गया, इसका डिफरेंस लो, देखो f डैश x प्लस 1 बाई fx प्लस 1 f डैश x अपॉन x, इसको इधर बुलाओ तो क्या बचेगा,
इसको इधर बुला लो, एफ डैश एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, सो 1/x बचेगा एक्चुअली। तो 1/x है इसकी वैल्यू, सो इसकी वैल्यू जो आएगी 1/x आ जाएगी। तो यहाँ हो गया 4 टाइम एफ डैश 1/2 अपॉन एफ ऑफ 1/2 माइनस ये वैल्यू आ गई 1/x और x है 1/2, तो मतलब 2 टाइम। अब बचा आपके पास वो वाली चीज, देखो अब क्या बचा, ये वाली चीज। तो ये क्या है, ये हमारे पास है यही चीज, देख लो सीधा जो है, सो जो बचा हुआ है। तो थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एफ ऑफ दिस अपॉन एफ ऑफ 1 + 1/2। इस तरह के एग्जाम में आते नहीं है, एग्जाम में अगर आएगा तो मैं छोड़ना ही पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होगा। एफ ऑफ 1/2। अब देखो फिर से, अब क्या कर सकते हो, ये हमने सिंप्लीफाई किया, ये चीज यहाँ भी है ना, चलो सिंप्लीफाई करो। तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो ध्यान से, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इस 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ 4 टाइम सेम चीज है और 2 टाइम सेम चीज आएगा, राइट। तो 4 - 2 सिंप्लीफाई करके लिख दो डायरेक्ट, देख लो तुम लोग। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, 2 टाइम एफ डैश 1/2 अपॉन एफ 1/2 माइनस ये 2 टाइम, समझ लो क्या कर रहा हूं मैं, 4 टाइम दिस था माइनस 2 टाइम, तो घटा दिया 2 टाइम बचा, माइनस 2 टाइम दिस। सो ये बचा हुआ है एफ डैश 1 + 1/2 अपॉन एफ ऑफ दिस। अब यार 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इसका मैं कॉमन निकाल देता हूँ। अब देखो ये फिर से मुझे पता है पहले से, ये फिर से पता है मुझे क्या है, बताओ ध्यान से देख के बताओ। यहाँ जाना उल्टा है, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स। या तो -2 कॉमन लोगे तो फिर ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, रिगार्डिंग पॉइंट। अगर मैं यहाँ -2 बाहर कर लूँ तो ये पहले आ जाएगा एफ डैश 1 + 1/2 एफ ऑफ 1 + 1/2 माइनस एफ डैश 1/2 एफ ऑफ 1/2। अब इसकी वैल्यू क्या है, याद है किसी को, अभी यूज किया था मैंने, 1/x आया था, 1/x लगा दो, 1/x आया था ना, लगा दो। सो -2 1/x, x है 1/2, तो कितना आंसर आ गया, -4। तो मैंने कैपिटल N को 1 लिया था यहाँ पे, उसके लिए पूरा कैलकुलेशन किया तो -4 आया। अब तुम ऑप्शन में जाओ, कैपिटल N को 1 रखो और देखो -4 कौन सा आंसर देगा। तो थोड़ा सा लेंदी हुआ ना, मतलब यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई किया। सो अब तुम ऑप्शंस देखो एक बार ठीक से, n को 1 रखने पे क्या लगता है कौन सा ऑप्शन -4 आंसर देगा, n को 1 रखने पे, कैपिटल N को। मैंने कैपिटल N को 1 लिया था। A and C दोनों आंसर दे रहे हैं। अरे दिमाग को थोड़ा यूज करो, दोनों कैसे आंसर दे देगा। बताओ बाकी लोग, अगर n को मैं 1 रखता हूं तो ये क्या बनेगी, अरे 2n + 1 क्या होता है 3 ना, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, 4 तो नहीं आएगा ये, तो ये सही है। यहाँ n को 1 रखोगे तो ये 2 × 1 - 1 बनेगा, मतलब एक ही टर्म कंसिडर करना है, तो ये -4 देगा। यहाँ तुम रखोगे 3 बनेगी, 1/9 तक जाएगी, तो मुझे 2 टर्म लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये गलत है। ए इज करेक्ट आंसर। तो ये है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेंदी मतलब प्रोसेस थोड़ा, तो तुम्हें यही है कैलकुलेट करते हैं ना। देखो अभी क्वेश्चन करते हुए मुझे भी नहीं पता था सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मैं जनरल बताता हूँ कि कोई बच्चा टॉपर क्यों बनता है या हम जैसे लोग लाइफ में क्यों अच्छा करते हैं। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट किया मुझे नहीं पता सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मैंने क्या किया, ट्राई करके देखा और सॉल्व हो गया एट द एंड। यही चीज एग्जाम में होता है, यही चीज घर पे होता है सीखने के प्रोसेस में। सो कोई क्वेश्चन है, आपको आए ना आए, आप ट्राई करके देखो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ट्राई करो, एक मेथड नहीं दूसरा मेथड, दूसरा नहीं तीसरा मेथड, तो किसी ने एक तरीके से आएगा और उससे क्या होगा, आपको खुद पे विश्वास बढ़ेगा कि आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो एग्जाम का हो या बाहर का हो या बुक का हो। तो ये तभी विश्वास आपको खुद पे बनेगा जब आप ट्राई करोगे, है ना। ट्राई करना ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन देख के छोड़ देना या किसी से पूछ लेना तो उससे आप सीख नहीं पाए। एग्जाम में ऐसे ही नए क्वेश्चन आएंगे और आपको ट्राई करने की हिम्मत नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, या तो शुरुआत नहीं करोगे या शुरू करोगे 2 स्टेप करके छोड़ दोगे, तो उससे फिर आंसर नहीं आएगा आपका, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, तो क्वालिफाई नहीं होगा, तो एडमिशन नहीं होगा। ये चीज है। एनीवे
एलिमिनेट कैसे किया वो बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे मैंने कहा, पहले तुम ये बताओ तुम लोग का लॉजिक कितना हिला हुआ है। चलो अगर मैं कहीं ये लिखता हूँ 1 + 3 + 5 अप टू 2n + 1, और एक सीरीज है मेरा 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1, ठीक है, ये दो सीरीज है मेरे पास। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ये मान लो S है S1 और ये है S2, तुमसे कोई बोलता है n की वैल्यू 1 है, तो बताओ S1 किसके इक्वल है और S2 किसके इक्वल है। जिसको ये क्लियर है वो भी ऑप्शन समझ आ जाएगा। बताओ अगर n को 1 रखूं तो S1 किसके इक्वल आएगा, S2 किसके इक्वल आएगा। नहीं नहीं स्टोरी नहीं बताने हैं, फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर। सेकंड का 1 और पहला का 4। अब जिनको समझ नहीं आया क्वेश्चन पूछो, क्यों समझ नहीं आ रहा है। देखो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कहां तक जाना है, मुझे 2n + 1 तक जाना है, यहाँ मुझे 2n - 1 तक जाना है। तो मैं जब n को 1 रखता हूं तो मुझे देखना है कहां तक जाना है। तो यहाँ n को मैं 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, ये 3, तो मुझे यहाँ 3 तक जाना पड़ेगा, तो 1 + 3 इसका आंसर है। हाँ सेकंड ऑप्शन में भी था 1/2n - 1। रुको रुको रुको, हाँ वही समझा रहा हूँ, वही यहाँ पे समझा रहा हूँ। और n को जब 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगी, वो तो 1 हो गया, तो यहीं तक जाना है, तो मुझे 1 तक ही जाना है, तो यहाँ 1 पे आंसर, ये पूरा आंसर है। यही चीज वो भी ऑप्शन बी में भी है सर 1/2n - 1। तो जैसे आपने n का वैल्यू 1 दिया ना, तो वो माइनस वाला आंसर हुआ है। अरे हाँ, तो माइनस नहीं है ना, बी ऑप्शन में माइनस नहीं है, इसीलिए आउट हो गया। ए में माइनस है ना बाहर, हमारा आंसर -4 आया है, तो बी ऑप्शन से +4 आएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन में अगर आप n को 1 रखोगे ना तो मुझे कहां तक जाना है, तो स्टार्टिंग से लेकर कहां तक जाना है, तो यहाँ n को 1 रखेंगे तो ये कह रहा है कि 1 तक जाओ, तो 1 से स्टार्ट करके 1 पे स्टॉप हो जाएंगे हम, और यहाँ पे 1 तक ही जाना है। लेकिन -4 यहाँ से आएगा, +4 यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा -4 टाइम 1 + 1/9, यहाँ आएगा 4 + 4 टाइम, यहाँ से आएगा 4 टाइम 1 + 1/9, ये चीज है। तो -4 सिर्फ ए देगा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं भाई, बताओ। चलो थोड़े से और चेक कर लेता हूं। बताओ n को 2 रखता हूं मैं, अब बताओ S1 की वैल्यू क्या आएगी और S2 की वैल्यू क्या आएगी। इसमें n को 2 रख रहा हूं अब मैं, S1 की वैल्यू होगी 9 होगा, 9 सर 9, ठीक है ना। क्योंकि ये 5 तक जाना है, इसको 5 तक जाना है, तो 1 3 + 5 लेना है। और S2 में n को 2 रखोगे तो 1 + 3 तक जाना है, तो ये 4 है, ये 9 है। तो ये सब थोड़ी बहुत लॉजिक आपको चेक होना चाहिए, वरना एग्जाम में कैसे डिसाइड करोगे। म्यूट कर लो मर्जीत। माइनस नहीं देखा था इसीलिए। हाँ वो एक प्लस है एक माइनस है ना, यहाँ देखो एक +4 है एक -4 है, इसीलिए ये तो बढ़िया प्लस। हमारा आंसर -4 आया था, तो माइनस वाला ही करेक्ट होगा, या तो ए करेक्ट होगा या सी करेक्ट होगा। अब यहाँ ये जाएगा 1/9 तक जाएगा इनको 1 रखने पे, और इनको 1 रखने 1 तक जाएगा, इसलिए -4 यहाँ से आएगा ए से। ठीक है भाई, और कुछ पूछना है इसमें? डिफरेंशिएशन बेसिक डिस्कस किया हमने, तो ये डिफरेंशिएशन आपको ट्राई करने हैं, तो इस चैप्टर को निपटाओ। अभी तक भी रह गया तो आज मैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव नहीं कराता हूँ, आपको फिर से मैं मौका दे रहा हूँ। जो लोग नहीं किए हैं, जिनको ये मुश्किल लगता है, तो पहले एनसीईआरटी के आप एग्जांपल्स कर लो, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। एनसीईआरटी गूगल करो, एनसीईआरटी पीडीएफ, और उसके बाद ये आईआईटी जेईई की बुक है, वो आपको एनसीईआरटी में समझ आ जाए कि क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप ये ट्राई करके देखो। और जिस इसमें भी डाउट रहता है तो आप पूछो। तो अभी मैं ये कराता हूँ, अगले क्लास में मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराऊंगा। देखो तो एक बार बता देता हूँ क्या कराऊंगा। तो ये चैप्टर आपको फिनिश करना है, 9 चैप्टर है। अगला है 10th चैप्टर। 9 चैप्टर में 4 चीजें हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन है कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा।
अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो डिफरेंशिएशन बताता है। तो इसलिए इस चैप्टर में 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, ठीक है, मेजरली। तो ये है आपका 10th चैप्टर। तो अगले क्लास में तो आज संडे है तो कल होगा मंडे। तो मंडे को हम लोग 8 to 10 में इसकी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। एक बार मैं थ्योरी करा चुका हूं बैच 00 में एनसीईआरटी से, तो आप वो देख सकते हैं, खुद से एनसीईआरटी खोल के एक बार पढ़ सकते हैं और जो डाउट रहेगा फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, ये चीज है। तो अभी मैं आपको इसमें एप्लीकेशन डेरिवेटिव क्या क्या है, एक तो पहला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, तो आप जाके देख सकते हैं एनसीईआरटी, एक एक्सरसाइज आई थिंक 6.3 है, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 6। तो ये 6.3 एक्सरसाइज होगा टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन। हालांकि इसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस इक्वेशन चाहिए। तो इस पार्ट को तुम इस बुक से स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डीप में टेंजेंट नॉर्मल को स्टडी नहीं करना, हमें बस इतना जानना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन टेंजेंट की अगर जरूरत पड़ी तो मैं कैसे लिखूंगा, और अगर इक्वेशन नॉर्मल की जरूरत तो कैसे लिख सकते हैं। तो इस पार्ट को इस बुक से स्किप भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत डीप में डिस्कस किया होगा ना, क्योंकि आईआईटी जे लेवल में बहुत डीप में क्वेश्चन पूछता है। तो मेंस वाला ट्राई कर सकते हो, एडवांस वाले छोड़ सकते हो, नहीं तो वो भी छोड़ना चाहो वो भी छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप ट्राई करना चाहो, मुझे कोई लॉस नहीं है, आपको भी लॉस नहीं है, सीखोगे। लेकिन बहुत ज्यादा इसका डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम गेट में नहीं आता है कि इसमें आपको टेंजेंट नॉर्मल का नॉलेज चेक कर रहा हो, ऐसा नहीं करेगा। बट आप यू कैन ट्राई, अगर चाहो तो मेंस वाले क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। मैं थ्योरी फिर भी करा दूंगा एक बार कल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, इसका पहला टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल है, दूसरा टॉपिक है रेट मेजर। जैसे dy बाई dx जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, तो उस पे थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बहुत ज्यादा हम डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको मीनिंग समझना है कि रेट ऑफ मेजर क्या है। स्टिल यू कैन ट्राई, आप मेंस वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, एनसीईआरटी वाले कर सकते हो। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारे काम का है। तो ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन ये काम का है, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें डायरेक्ट एग्जाम गेट में नहीं आता है वर्ड प्रॉब्लम्स। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमें जरूरत पड़ेगा, ये एग्जाम में आपके एग्जाम गेट में भी आते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का रिलेशन 1 1 के साथ है ना, डोमेन रेंज के साथ भी है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये मैं थ्योरी अगले क्लास में कराऊंगा इसका, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। दैट मींस मेंस वाले क्वेश्चंस करो, एडवांस वाले स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट मेजर। अगला टॉपिक है रोल्स थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम। अभी हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज, उस पे क्वेश्चंस यहां मिलेंगे आपको। देखो रोल्स थ्योरम एंड लाग्रांज थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम मतलब, तो उस पे बेस्ड ये सेक्शन है जो हमने देखा, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर आता है मैक्सिमा मिनिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमा मिनिमाइज करना, नंबर ऑफ रूट्स निकालना। तो मैक्सिमा मिनिमा अगला टॉपिक है, ये डिस्कस करना है। बस यहाँ खत्म हो गया होगा आई थिंक। और कुछ है तो एक और आ सकता है टॉपिक, क्या है इसका, खत्म। तो ये मेनली टॉपिक्स हैं। एक तो इनिशियली था टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम और मैक्सिमा मिनिमा। तो ये इस चैप्टर में। तो इसकी कल मैं पहले एक करके थ्योरी बता दूंगा कि किस टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेफिनेशन है, क्या थ्योरीज हैं। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, फिर आपका ये होमवर्क रहेगा। ये आप ट्राई कीजिए, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, फिर भी जो भी है ना 69 तो ये हो गया। तो वर्ड प्रॉब्लम्स यू कैन स्किप, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस है ना यू कैन स्किप। हमें वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा वर्क नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमारे एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। मेन फंक्शन दिया है, फिर उसके बारे में पूछो, वो हमें जानने की जरूरत है। सो वर्ड प्रॉब्लम आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है यू कैन स्किप। जो इजी टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको ट्राई करो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ट्राई करो, ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में भी हेल्प करे। कॉन्सेप्चुअल ट्राई करो आप, बाकी स्किप कर सकते हो आप। वर्ड प्रॉब्लम जैसे ये सब है ना, तो दिस टाइप क्वेश्चन वो ये सब स्किप कर सकते हो। लेंथी टाइप के एडवांस वाले क्वेश्चन स्किप करो, क्योंकि हमें जेड वगैरह नहीं निकालना। हमारा यहाँ पर्पस क्या है कि वो कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम में आते हैं, हालांकि सिलेबस यही है, लेकिन ये सब नहीं आएगा वर्ड प्रॉब्लम, ये सब हमें डायरेक्ट फंक्शन दिया होता है, उसके बारे में डिसाइड करना है। तो यहाँ उस तरह से है, बट यू कैन ट्राई, स्टिल ट्राई करो। जो क्वेश्चन आपसे ना हो मेरे से डिस्कस करो, फिर हम डिसाइड करेंगे स्किप करना है कि नहीं करना है। अब ट्राई करो, ये है, ठीक है ना। तो ये हम कल डिस्कस करते हैं, आज ही स्टॉप करते हैं। और अभी मैं डाउट क्लास लूंगा अभी 10 से 11। तो कल मैं एप्लीकेशन, आज हमने क्या डिस्कस किया, डिफरेंशिएशन बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस किए डाउट आपके। अभी भी कुछ डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग 10 to 11 अभी डाउट क्लास करेंगे। जो भी बाकी डाउट्स भी है बाकी टॉपिक्स के या कोई भी, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी यही स्टॉप करते हैं, थैंक यू।
सर लीव कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं।